सेक्शन में होते हैं? सभी सभी लाइन बार्मर सीरीज के क्या विजिबल रीजन में होते हैं? तो आंसर है नहीं। ऐसा क्वेश्चन जो पूछेगा तो नहीं। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि बार्मर सीरीज के लाइंस किस में लाई करते हैं, तब तो विजिबल रीजन ही टिक करना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बार्मर सीरीज के लाइंस किस में लाई करते हैं, तो आंसर क्या होगा? विजिबल रीजन होगा। लेकिन ऐसा बोला जाए कि ऑल लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन, ट्रू और फॉल्स की बातें करी जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ऑल लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज नॉट लाई इन विजिबल रीजन। फर्स्ट फोर लाइन ऑफ बार्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन। ये जो बारीकियां है ना, ये आपको बहुत किताबों में भी नहीं मिलेगा, कुछ कुछ किताबों में मिलेगा। एनसीईआरटी में सीधे लिखा हुआ है कि बार्मर सीरीज जो लाइंस होते हैं वो विजिबल रीजन में होते हैं। तो आप अगर 11th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, पूरा विजिबल रीजन लिख सकते हैं। ये बारीकियों को आपको नहीं देखने की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पे बारीकियां देखने की जरूरत होगी, क्योंकि जेई एडवांस इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये कह सकता है कि बार्मर सीरीज के लाइंस, क्या ऑल लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन? तो आंसर बोलना है नहीं। 4 ही लाइन विजिबल रीजन में लाई करता है। फर्स्ट 4 लाइन लाई इन विजिबल रीजन एंड अनदर लाइंस लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये लिखना है मेरे, यहाँ पे लिखना है बेटा आपको ये पॉइंट जो बारीकियों को डिनोट करता है। फर्स्ट फोर लाइन फर्स्ट फोर लाइन फर्स्ट फोर लाइन ऑफ बार्मर सीरीज फर्स्ट फोर लाइन ऑफ बार्मर सीरीज लाई इन visible region. First 4 line of Balmer series lie in visible region, and other lines lie in UV region, and other lines lie in UV region. It's a very important point. 4 लाइन, पहला 4 लाइन विजिबल रीजन में आता है, और उसके बाद के जो लाइंस होते हैं वो यूवी रीजन में आता है बेटा। और आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने प्रूफ नहीं करा है, प्रूफ किया हुआ है। देखो 3647 विजिबल रीजन नहीं होता, ये अल्ट्रा वायलेट का पार्ट होता है। 4000 तक, 4000 से कम तक यूवी होता है, 4000 से और 4000 से ज्यादा पे विजिबल होता है 8000 तक, और उसके बाद जो भी होता है सब इंफ्रारेड होता है। 8000 के बाद जो भी होगा वो इंफ्रारेड होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। तो पहला 4 लाइन याद करो बेटा। फर्स्ट 4 लाइन ऑफ बार्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन एंड अदर लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज लाई इन यूवी रीजन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत जगह पे ये नहीं लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह पे ये लिखा होता है बार्मर सीरीज के लाइन विजिबल रीजन में होते हैं, यही बस लिखा रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता है। पर थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बारीकियां बताई हैं जिन्हें ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से रखना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको इन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रहेगा कि 4 लाइन बार्मर सीरीज का, ये रेंज नहीं याद करना है आपको, रेंज किसी का भी याद नहीं करना, बस पॉइंट याद करना है। ये सेकेंड स्पेक्ट्रल सीरीज है। N1 जब भी बार्मर सीरीज की बात करी जाएगी तो N1 हमेशा 2 होगा, N2 हमेशा या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। फर्स्ट लाइन लिखा है तो 3 से 2 लेना है, सेकंड लाइन लिखा है तो 4 से 2 लेना है, थर्ड लाइन लिखा है तो 5 से 2 लेना है, और लास्ट लाइन लिखा है इन्फिनिटी से 2 लेना है। बस यही है बातें। और अब यहाँ पे एक लास्ट लाइन होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसको बोलेंगे? कौन से लाइन को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन बोलेंगे? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा अगर, तो कौन से लाइन को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेंगे बताइए? फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। हाँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए फर्स्ट लाइन हो जाएगा। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब ये जहाँ पे एनर्जी कम होता है उसी को हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब भी बोलेगा तो फर्स्ट लाइन में लेना। बार्मर सीरीज का है तो फर्स्ट लाइन बार्मर का लेना, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में क्या लोगे बेटा? शॉर्टेस्ट, लास्ट लाइन। हाँ लास्ट लाइन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में
लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज लेंगे। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, बस इतना ही पॉइंट है बेटा, इतना पॉइंट याद करना है। बामर सीरीज सेकंड स्पेक्ट्रल सीरीज है। n1 2 से लेकर n1 2 होगा, n1 फिक्स रहेगा, n2 अपने हिसाब से जैसा देगा उसे उससे आप चेंज कर लेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज 3 से 2 होगा, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज 4 से 2 होगा, और लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन्फिनिटी से 2 होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हो बेटा। समझ आया या नहीं आया ये बताओ मुझे। क्लियर है? Yes, sir. सभी बच्चों क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो फिर आपको मैं कुछ एग्जांपल से इसको और बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने मान लो ऐसे आया, इसको सभी बच्चे बताएंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और आपको इन टर्म्स ऑफ आर ही बताना है। मैं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ आर एच बताना है, आर एच के टर्म में बताना है। कितना होगा आंसर, क्या होगा आंसर, ये आप बताएं, सोचें। So 1 by RH. 1 बाई आर एच आएगा। यस सर, Yes, 1 sir, बाय 1 आरएच by ही RH. आएगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको लास्ट लाइन को लेना पड़ेगा। लास्ट लाइन लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। और लोग देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए। 1 बाई आर एच आएगा शॉर्टेस्ट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, डी सेक्शन आज पढ़ाया जाएगा तो डी सेक्शन आपका बन जाएगा, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। और उसके अलावा भी मैं आपको एक्सरसाइज 2 का भी होमवर्क भेजूंगा, एक्सरसाइज 3 के भी होमवर्क आपके पास जाएगा। पूरी तरह से आप इसको बनाइए, फायदा बहुत मिल जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मुझे अभी टाइम लगेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी खत्म होने में टाइम लगता है क्योंकि बड़ा टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद फिर हम मोल कंसेप्ट में आएंगे, ठीक है, मोल कंसेप्ट की बातें करेंगे। और उधर आपका ऑर्गेनिक चल ही रहा है, तो आपका टेस्ट रेजोनेंस का किया जा सकता है, रेजोनेंस का कराया जा सकता है, रेजोनेंस का टेस्ट अब हो सकता है। तो रेजोनेंस का टेस्ट का सिलेबस हमारा कंप्लीट है, तो कभी भी रेजोनेंस का टेस्ट होना चाहिए, हो सकता है। तो ठीक है, बताइए और लोग बताइए। जो है तुम बताओ। जोया, जोया कुछ बताओगी तुम? सर आंसर 9/5 RH आ रहा है। 9/5 RH आ रहा है। अच्छा ठीक है। 9 बाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन विधि कौन सा ली हो तुम, फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन? सर कौन सा लाइन? सर 1/5 RH आ रहा है। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप मैं ये बस लास्ट लाइन। लास्ट लाइन लिया है आपने। और हीलियम प्लस आयन Yes, sir. क्या है? 1 बाई लेमडा का फॉर्मूला क्या है? आर एच इंटू जेड स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो उसकी बेसिस पे आप करिएगा तो r इंटू 4 हो जाएगा और n1 1 बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। 1/, yes sir, 1/, 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी स्क्वायर। 1 बाई इंफिनिटी क्यों 0 होता है बेटा? तो 5 कहाँ से आ जाएगा? 5 sorry sir, 5. जोया तुम बोल नहीं रहे हो, जोया कहाँ है, आई है कि नहीं? जोया, हेलो, क्लास में से लॉग इन की हुई है क्या? अच्छा मैसेज की है। ओके ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और प्रियांशु का आंसर आ गया है, दोनों प्रियांशु का? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये आंसर 1/RH सही आंसर है। 1/RH जिन बच्चों का आंसर आया है उनका सही आंसर है। आप जो है आंसर तुम टाइप करके भेज दो, जिससे अगर माइक खराब हो, जिन बच्चों का जिनकी माइक खराब हैं वो एक काम करेंगे, हाँ ठीक है, आप आंसर भेज देंगे चैट से ना, तो वैसे पता चल जाएगा सही बच्चों को आ रहा है। वैसे पता नहीं चलता है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो ऐसे ही एक बकवास क्लास होता है, ऊपर से ऐसी स्थिति रहेगी तो कैसे होगा। चलिए आइए सॉल्यूशन देखिए। इसमें सॉल्यूशन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब याद कर लीजिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा लास्ट लाइन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा लास्ट लाइन। क्या होगा? लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, एंड लास्ट लाइन इज इन्फिनिटी टू 2 होगा। क्या होगा वो? इन्फिनिटी से 2 होगा। तो वही फॉर्मूला लगाओगे, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू RH, और z का मतलब 2 का स्क्वायर, n1 का मतलब 2 का स्क्वायर, और n2 का मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इस तरह से आप कराएंगे तो 1/λ इज इक्वल टू आएगा RH इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। सो लेमडा जो यहाँ से आएगा वो आएगा 1/RH ही आएगा। जिन बच्चों का आंसर 1/RH है उन बच्चों का आंसर सही है। RH के टर्म में ही मैंने बोला था लेमडा को बताने के लिए, तो आपने वही बताया। चलिए एक क्वेश्चन और करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड रेशियो ऑफ wavelength of second line of Balmer series of hydrogen atom and third line of Lyman series of helium plus ion। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो ट्राई करिए क्या आंसर होगा। So 12:1. 12/1 मतलब 12 आ रहा है आंसर। ठीक है, और लोग देख लीजिए, और लोगों का आंसर भी 12 ही आ रहा है या अलग आ रहा है कुछ? क्या मैक्सिमम बच्चों का आंसर 12 ही आ रहा है या कुछ अलग भी आ रहा है? 20:1। दो बच्चों का आंसर आया है, एक 12:1 एक 20:1। तो क्या आंसर सही होगा बताइए। दो बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, 12:1 और 20:1। और ये क्वेश्चन बड़ा आसानी है, बहुत टफ नहीं दिया है मैंने आपको।
आसान क्वेश्चन ही दिया हुआ है, एक बार आप देखेंगे तो आ जाएगा आंसर, टफ नहीं है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। तो सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज का मतलब क्या होगा, कौन सी लाइन लेंगे आप, 3 4 से 2 लेंगे ना, फर्स्ट लाइन 3 से 2 होता है, तो सेकंड लाइन 4 से 2 होगा, तो 4 से 2 पे वेवलेंथ निकाल लीजिए। और लाइमन सीरीज की तीसरी लाइन कौन सी होगी, 4 से 1 ना, क्योंकि 2 से 1 Yes. फर्स्ट होता है, 3 से 1 2 होता है सेकंड, और थर्ड लाइन हो जाएगा 4 से 1। बस इसी पे काम करिए। एक का आंसर आ रहा है 20/1 और एक बच्चे का आंसर आ रहा है 12/1। और कुछ आंसर है क्या 12/1 और वो वाले बच्चे कोई और है क्या? रिद्धि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? Sir, हाँ प्रियांशु, 20:1. the 20:1 ही है। 20:1 ही आ रहा है, मतलब मैक्सिमम बच्चे 20:1 ही बता रहे सर हैं, मेरा भी 20:1. मैक्सिमम बच्चे 20/1 ही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बेटा। देखो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला को लगाना है आपको। इसका सॉल्यूशन देखें सब लोग मेरे साथ। सॉल्यूशन सिंपल होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 1/λ लगाइएगा, बार्मर सीरीज का सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, ठीक है ना। तो सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज कहाँ से कहाँ लीजिएगा आप? सर 4 से 2। 4 से 2, यस 4 से 2 लीजिएगा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, 4 से 2 लेना पड़ेगा ना। हाँ तो आप बोल रहे थे, यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, हैंग कर रहा था इसलिए बंद करना पड़ा। तो वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन 4 से 2 पे आप एक बार वेवलेंथ निकालो और एक बार 4 से 1 पे लाइमन का निकालो। नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो आप वैसे ही वर्क करिए, सिंपल वर्क करिए, सिंपल वर्क करना है आपको। तो यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज है, सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज है, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ होगा, 4 से 2, 3 से 2 फर्स्ट होगा, 4 से 2 सेकंड होगा, सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज 4 से 2 होगा और हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू RH इंटू 1 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये किया होगा आप लोगों ने। तो पहले वाले में लैम्डा आएगा RH इंटू 1 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 16 है, तो 16 LCM हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1, 3/16 ना। तो 1/λ इक्वल टू क्या आ जाएगा, RH इंटू 1 इंटू 3/16 आ जाएगा। ये एक तो पहला हो गया 3/16 वाला पार्ट, और उसके बाद अगला पार्ट जो होगा लिखा है थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में जो सीरीज होगा वो 4 से 1 होगा और हीलियम प्लस के लिए Z2 होगा। यहाँ पे आएगा RH इंटू 2 स्क्वायर और यहाँ आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। बेटा ये तो आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। तो 1/λ इक्वल टू RH इंटू 4 इंटू 15/16, यहाँ आ जाएगा 15 RH/4 और ऊपर वाले में कितना आ जाएगा 6। ये ऊपर वाला लेमडा निकालोगे, ऊपर करके लेमडा निकालोगे तो 16/3 RH होगा। ये फर्स्ट हो गया और इसका लेमडा निकालोगे तो 4/4
15 RH होगा, सेकंड हो गया, 1/2 कर, 1/2 कर दीजिए, 1/2 तो कितना आ जाएगा 16/3 RH, और यहाँ पे 15 RH और बाई 4 आ जाएगा, 4 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, RH ने RH को कैंसिल कर दिया, आंसर आएगा 20/1, 20/1। 20 वाले बच्चे आंसर सही था उनका। कुछ नहीं करना है बेटा, एकदम सिंपल है, लाइंस दिया, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा, फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन होता है। अच्छी बात यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, अच्छी बात ये है कि फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ऐसी स्थिति है, तो कोई टाइम ज़्यादा नहीं लेगा और क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है, क्वेश्चन में आसानी से बन जाएगा। समझ में आया? तो बामर सीरीज का क्वेश्चन बना दोगे? बामर सीरीज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बन जाएंगे, बताओ। Yes, sir. Yes. बामर सीरीज का हो चाहे कुछ किसी का भी हो, सब में एक ही तरीके का काम करना है। नेक्स्ट होता है पास्टन सीरीज, थर्ड का नाम है पास्टन सीरीज, थर्ड लिखना है पास्टन सीरीज। थर्ड सीरीज का नाम क्या है बेटा? पास्टन। इसमें अब ज्यादा नहीं बताएंगे हम, इसमें अब ज्यादा बताएंगे, अब रेंज नहीं बताएंगे, रेंज आप निकालना होगा निकाल लेना, जरूरी नहीं है। ये क्या होता है? थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। ये क्या है? थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है। सेकंड में क्या बोलोगे? यहाँ पे N1 3 होगा और N2 क्या होगा बेटा? 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये जो लाइंस होते हैं बेटा, इसमें अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ होगा बताओ? फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ होगा? फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ होगा भाई, बताओ। ये नहीं बता पाओगे? Sir, 4 से 3. यस, फर्स्ट लाइन 4 से 3, और सेकंड लाइन कहाँ से कहाँ होगा? 5 से 3, 5 से 3. और लास्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो लास्ट लाइन कहाँ से कहाँ होगा? Infinity से 3. इंफिनिटी से 3। और जब इनको आप निकालोगे तो ऑल लाइंस ऑफ पास्टन सीरीज लाई इन इंफ्रारेड रीजन। जितने भी लाइंस होंगे ना बेटा, ऑल लाइंस ऑफ पास्टन सीरीज लाई इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ऑल लाइंस ऑफ पास्टन सीरीज लाई इन इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन में होता है बेटा ये। अब आपको एनर्जी रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन बता ही चुके हैं और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन बता ही चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे नहीं सब। पास्टन सीरीज में बस इतना लिख दिया बहुत है। पास्टन सीरीज में इट इज अ थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, N1 3 N2 4 5 6 लेना है, ठीक। उसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज, इसके बाद अब छोटे छोटे लाइन लिख देंगे, बस हो जाएगा। यहाँ तक पहले लिख लो, आप इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, इसके बाद आगे लिखेंगे ब्रैकेट सीरीज, वुंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। बस यही लाइन दोहरा देंगे बस, और क्या। आगे के जितने भी स्पेक्ट्रल सीरीज होता है ना बेटा, उन सबके जो लाइंस होते हैं ना, वो सभी इंफ्रारेड में ही होता है। ऑल लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड होता है, ऑल लाइंस ऑफ वुंड सीरीज भी इंफ्रारेड होता है, ऑल लाइंस ऑफ हम्फ्री सीरीज भी इंफ्रारेड होता है। तो जितने भी होते हैं ना बेटा, इंफ्रारेड ही होता है। चेक करो एक बार, लिखो इसको। तो पास्टन सीरीज के सभी लाइंस कहाँ होंगे? इंफ्रारेड रीजन में होगा। कहाँ होगा? इंफ्रारेड रीजन में होगा बेटा। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। पास्टन सीरीज तीसरा स्पेक्ट्रल सीरीज होगा, N1 3 होगा, N2 4 5 6 होगा। फर्स्ट लाइन 4 से 3, सेकंड लाइन 5 से 3 और लास्ट लाइन इंफिनिटी से 3। इसको लिख लो सबसे पहले, फिर बातें करते हैं आपसे। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए। No, sir. ठीक है ना? No, sir. तो अगला आता है No, ब्रैकेट। sir.
ब्रैकेट सीरीज में क्या बोलोगे बेटा? नेक्स्ट पार्ट में आइए, ब्रैकेट सीरीज लिखिए। ब्रैकेट सीरीज में अब आप लिख सकते हो, मुझे लगता है कॉलम भर सकते हो। कॉलम भर पाओगे? भरो कॉलम। Yes. एक Yes, बार sir. चारों का कॉलम भरो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ स्पेक्ट्रल सीरीज, n1 4 होगा, n2 5 से शुरू होगा। फर्स्ट लाइन वही आपका 5 से 4 होगा, और सेकंड लाइन 6 से 4 होगा, और लास्ट लाइन। इसको भरिए आप, कॉलम भरिए जल्दी जल्दी, ब्रैकेट का भी, फ्रंट का भी, और हम का भी। जल्दी जल्दी भरिए, शुरू करिए भरना। या आप भरो, मैं नहीं भरूंगा आप, क्योंकि मैं भरूंगा तो वही चीज लिखूंगा बार बार। अच्छा है कि आप भी कर सकते हो इस चीज को। आप लोग अपने कॉपी में खुद से करिए। हाँ, तो भर लिया आप लोग? पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मान तिवारी, कहाँ हो तुम? आयुष्मान, बहुत लेट आए हो। कहाँ थे तुम? आयुष्मान कहाँ थे? यस सर। बहुत लेट ज्वाइन किए हो, 5 बज गया। कहाँ थे? सर वो गांव आए थे, इस वजह से क्लास नहीं ले पाए। अच्छा, तुम पिछले क्लास में भी नहीं आए थे? कल के क्लास में नहीं थे ना? नो सर। कोई बात नहीं। तो कल की क्लास में जो लोग बच्चे अटेंड नहीं किए थे, उन्हें रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो करेंगे उसको, ठीक है? आज की रिकॉर्डिंग में मिलेगी, और परसों कल वाली रिकॉर्डिंग में मिलेगी। जो बच्चे नहीं आए थे उनको तो दिक्कत होगा आज की क्लास में। आज की क्लास कल की क्लास से ही रिलेटेड है। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं करी है, उन बच्चों को आज की क्लास समझने में बहुत दिक्कत होगा। पास्टल सीरीज की बातें समझ में आ गई? ब्रैकेट सीरीज वगैरह लिख लिया आप? और all lines of bracket series lie in infrared region. All lines of Fund series lie in infrared region. All lines of Humphrey series lie in infrared region. और सब कॉमन पॉइंट, जैसे ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? फोर्थ स्पेक्ट्रल सीरीज, n1 4, n2 5, 6 7। तो मुझे लिखने की जरूरत है क्या? लिख लोगे आप लोग? लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, बताओ? Yes, sir. लिख ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हें सभी लोग सॉल्व करें। एक पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस दे रहा हूँ बेटा। फाइंड डिफरेंस इन वेव नंबर। फाइंड डिफरेंस इन वेव नंबर। फाइंड डिफरेंस इन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन of
partial series of lithium plus 2 ion and last line of Fund series, last line of Fund series of helium plus ion, और आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ RH, आंसर इन टर्म्स ऑफ RH, राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ RH, सॉल्व करिए। सही बच्चे, find difference in wave number of second line of Parsons series of lithium plus 2 ion and last line of Fund series of helium plus ion. आंसर बताना है in terms of RH, आंसर in terms of RH की काउंट। सभी बच्चे बताएं। Find difference in wave number of second line of Parsons series। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जब आप पार्ट 2 के क्वेश्चन बनाइएगा, इसी वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप बना पाइएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 तो आसान है ही, और पार्ट 2 में इसी वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप कर पाइएगा। आज जाके देख लीजिएगा, आज होमवर्क लिख के भेजा जाएगा आपको, उन होमवर्क को करना है, नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछना है। इस वीक में हमारी क्लास 2 ही होगी, आज की क्लास हो गई और कल हो चुकी थी, तो 2 ही क्लास होगी, 2 क्लास एसडीएस सर की होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास होगी, तो नेक्स्ट वीक में आप इसको बना के कंप्लीट करके मुझे बता दीजिएगा, डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम आगे की बात करेंगे। 12 RH by 25. 12 RH by 25 इसका आंसर है ये 12 RH by 25। किस बच्चे का आंसर है? ऋषभ, यांशु, ऋषभ। ऋषभ, ओके। 12 RH by 25 एक बच्चे का आंसर आ गया है। और वो देखिए, सबका तरीका एक ही तरह का दिख रहा है मुझे, सब एक ही तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, सब में वैसे ही करना है जैसा कि दिया हुआ है। एक बार इसको आप सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जो आपके एक्सरसाइज 1 में मिलेगा, ठीक है, पार्ट 1 में मिलेगा। उससे थोड़ा सा हट के दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा। ट्वेल्व RH by 25 एक बच्चे का आंसर आया है। एक बार आप जो और देख लीजिए, जिन बच्चों को लगता है कि और कुछ सर हो सकता है तो बताइए। सर 39 by 100 RH आ रहा है। प्रियांशु 35 by सर 39 by 100 into RH। और मेरा भी वही 0.39 RH आ रहा है। ओके, सूर्यकांत और प्रियांशु दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, और ऋषभ का आंसर 12 by 25 आ रहा है, और संकल्प ने आंसर जो भेजा है वो है 3 RH by 5 भेजा है, 3 RH by 5 भेजा है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सब दो बच्चों का आंसर सेम है और दो बच्चों का आंसर डिफरेंट है। जी तुम्हारा क्या आंसर है बेटा? प्रियांशु पांडे का क्या आंसर है? सर 63 RH by 400। 63 RH, मतलब सबका आंसर 5 बच्चों में, 5 बच्चों में 3 बच्चों का, 4 बच्चों का आंसर अलग अलग होगा ना।
दो बच्चे एक बता रहे हैं, लेकिन और सभी बच्चे अलग अलग बता रहे हैं। एक 12/25, 39/100, 3/5 और एक 63/400। सर 12/25 RH आ रहा है। हिंदी का भी 12/25 RH आ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं क्या गलतियां हो रही हैं। ऐसे तो गलती होने की कोई संभावना मुझे नहीं दिख रहा है कि होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। पीछे कारण ये है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो गलती होने की तो कोई संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, सेकेंड लाइन पास्टन सीरीज लिखा है, तो सेकेंड लाइन पास्टन सीरीज का कहाँ से कहाँ होगा? फिफ्थ से थर्ड। यस, तो पास्टन सीरीज तीसरी लाइन होती है, तो 4 से 3 पहला हो गया, 5 से 3 होगा, 5 to 3। और इसके बेसिस पे वेव नंबर डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। RH इंटू जेड स्क्वायर, जेड इज 3 का स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। यहाँ से जो वेव नंबर आएगा वो आएगा RH इंटू 9 और मल्टीप्लाइड बाई 1/9, 1/9 माइनस 1/25। ये 9 इंटू 25 कर दो और ये 25 माइनस 9 कर दो। तो यहाँ से वेव नंबर जो आएगा वो आएगा RH इंटू 9 इंटू 16/9 इंटू 25। यहाँ पे RH आए, वेव नंबर आएगा RH इंटू 16RH/25। 16RH/25 वेव नंबर फर्स्ट आएगा ये। दूसरे में देखो, लास्ट लाइन किसका लिखा है? फुंड सीरीज का। लास्ट लाइन ऑफ फुंड सीरीज, फुंड सीरीज कौन सा लाइन होता है? फिफ्थ लाइन होता है, तो इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी से 5 होगा। पांचवा स्पेक्ट्रल सीरीज है ना फुंड, इन्फिनिटी से 5 होगा लास्ट लाइन। यहाँ से वेव नंबर निकालोगे तो RH, और यहाँ पे हीलियम प्लस है तो RH इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर और माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ पे जो RH इंटू 4 इंटू 1/25 माइनस 0 ना, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4RH/25। यहाँ पे आएगा 4RH/25। और ये दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब डिफरेंस ले लो, डिफरेंस 16RH/25 और 4RH/25। न्यू 1 न्यू ऐसे कर लो और क्या, तो 16RH/25, 4RH/25, आंसर आएगा 12RH/25। ये सही आंसर है, विधि का आंसर सही है और ऋषभ का आंसर सही है। आप लोगों ने गलती क्या करी भाई? कैलकुलेशन है, सब कुछ केमिस्ट्री की भाषा तो थोड़ी सी थी, आगे तो कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो आपको आने चाहिए, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में डाउट हो तो दिक्कत है, फिर आपको सेकेंड लाइन और पास्टल सीरीज में थोड़ी दिक्कत होगा। पास्टल सीरीज थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज होता है, तो 4 से 3 गया तो फर्स्ट हो गया, 5 से 3 गया तो सेकेंड हो गया, 5 से 3 पे काम हो गया, वहां से कैलकुलेशन कर लिए। और लास्ट लाइन ऑफ फुंड सीरीज है, तो फुंड सीरीज सबको पता है फिफ्थ स्पेक्ट्रल सीरीज है, तो किसी फिफ्थ पे आना चाहिए। लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से 5, जिस पे वर्क कर लिए। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। वेव नंबर डिफरेंस निकालना था, तो 16RH/25 और 4RH/25 डिफरेंस। कहाँ गलती हुआ प्रियांशु, तुम्हारा कहाँ गलत हुआ? क्या गलती किया? सर पास्चन को, सर 5 की जगह 4 ले लिया था, ब्रैकेट और पास्चन में कंफ्यूज हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, ब्रैकेट और पास्टन में दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं है। और आपने, प्रियांशु पांडे ने क्या गलती करी? सर कैलकुलेशन में पूरा मैंने हलवा कर दिया।
कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ना बेटा। कैलकुलेशन तो आराम से करना है ना। केमिस्ट्री को आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब कैलकुलेशन आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा टॉपिक है जहाँ पे पावर्स का बहुत ध्यान रखना होगा और इस तरह के कैलकुलेशन खूब आएंगे बेटा आपके पास। तो कैलकुलेशन का तो ध्यान रखना ही चाहिए और वो तो जरूरी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन वैसा वाला कैलकुलेशन नहीं है जो कि टफ है, सीधे सीधे वाला कैलकुलेशन है, माइनस और ये वाला है। बहुत ज़्यादा हमने कैलकुलेशन रखे भी नहीं है। RH को हमने 10 के 10 रखने के लिए बोला है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन को ऐसे ही कम करा है। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक जो है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड ही है। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक है, और कैलकुलेशन में दिक्कत है तो फिर दिक्कत है। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस अच्छे से करिए, टाइम दीजिए कैलकुलेशन पे थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और ला रहा हूँ, उन्हें देखें आप। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है बट क्वेश्चन ठीक है। जैसे कहता है एक ट्रांजिशन दिया है 2 से 3, ट्रांजिशन दिया है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन दिया है n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू 3। ये ट्रांजिशन गिवन है और इस केस में वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो पूछ रहा है एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा। n1 2 दिया है, n2 3 दिया है और लेमडा दिया है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर। एटॉमिक नंबर कितना होगा ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। ट्रांजिशन n1 इक्वल टू 2 से 3 दिया है, 2 से 3 और लेमडा इतना। एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला लगाकर आपको जेड निकालना है। निकालिए तो एक बार, बताइए आंसर क्या होगा। सही बच्चे, सर RH की वैल्यू पुट कर देना। करना ही पड़ेगा ना, जेड निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आपको क्या लगता है बिना यस RH सर, के यस। जेड निकल जाएगा क्या? तो इसमें तो यस सर। करने की जरूरत नहीं है। जेड आपको निकालने के लिए RH चाहिए ही चाहिए। करिए एक बार। निमित, निमित आया क्लास? निमित गोयल, निमित गोयल। निमित नहीं आया है। इसमें जेड बताना है कितना होगा। सॉल्व करिए। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन से कहाँ भागोगे आप। आपको फॉर्मूला पता है। अब आपको लेमडा भी दिया हुआ है, n1 n2 भी दिया, जेड पूछा है। तो इसका सीधा सा क्या मतलब होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है उसमें कैलकुलेशन ही होता है। इसको बना लोगे तो अगले हेडिंग पे बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट हेडिंग पे अगले बार, अगले जस्टिस के बाद बात करेंगे बेटा आपसे। नेक्स्ट हेडिंग पे बात नहीं करेंगे आपसे इस क्वेश्चन के बाद।
बताओ जेड कितना आएगा? सर अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा क्या? अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है, ठीक है। और जोया का आंसर 6 आया है, जोया का आंसर 6 आया है ना। और कुछ आंसर किसी बच्चे का है क्या? प्रियांशु का आंसर कितना आ रहा है? 4। प्रियांशु 4 आ यस रहा है सर। आपका? 4 आ रहा है। सर मेरा तो जेड स्क्वायर 21.8 आ रहा है। सर यस सर, जेड स्कोर 21.81 आ रहा था, उसको फिर जेड की वैल्यू रूट कर रहे थे तो फिर 4 सर इतना मेरा भी आ रहा है। तो 4 के आसपास ही आ रहा है, तो 4 टिक करना पड़ेगा, 4 यस टिक सर। करना पड़ेगा। 4 के आसपास जगह 21.8 आ रहा है, तो 5, 4 से कितना, 4.5 से ऊपर होगा तो 5, 5 के सर 25 के ज्यादा पास है। तो 5 टिक करो। 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है ना, 20.25 आएगा। तो 4.5 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 5 टिक करो। ये तो आप लोग जानते होंगे, नियरेस्ट इंटीजर लेना पड़ता है। नियरेस्ट इंटीजर 4.5 से नीचे है तो 4 ले लो, और 4.5 से ऊपर है तो 5 ले लो। सही है, फिर आप और लोग देख लीजिए। सही बच्चों का आंसर 5 आ रहा है। यस सर, तब 5 ही आएगा। मैक्सिमम बच्चे आंसर 5 बता रहे हैं ना। यस यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, पहले और लोग भी देख लीजिए, दिखना है तो। किसी और बच्चे को इसमें देखना है तो देख लीजिए। जेड 5 आएगा, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हो, सही ही होगा। फॉर्मूला ही पुट किया होगा आपने और उससे ही निकाला होगा, ठीक है, यही किया होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो इसको देख लेते हैं अभी। टू से 3 में अब इसमें फॉर्मूला पुट करो, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा मतलब ना। तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर 5 बताया है, चेक कर लीजिए एक बार। ये फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर, 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर। सभी लोग इसका सॉल्यूशन देखिए एक बार। तो ऐसा क्वेश्चन बनाना आसान है ना, सिर्फ आपको सॉल्व करने आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए बस। ऐसा आपको लग रहा है कैलकुलेशन आ जाएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा ही लग रहा है? तो क्या करोगे इसमें, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁸, और ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका, इसको इधर ले आ जाओ तो कितना आ जाएगा ये, 1.1 इंटू 10⁻⁷ है ना।
10 पावर प्लस 7, सॉरी 10 पावर प्लस 7 ना, 10 पावर प्लस 7 होता है ना ये RH, यस 1.1 10 पावर प्लस 7 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/3.13 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 और ये 10 के पावर -1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 - 1/9। तो इससे आ जाएगा 10/3.3 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू ये 36 और ये 9 - 4 5/36। तो जेड स्क्वायर जो होगा 10/3.3 और 36/5। तो जेड स्क्वायर कितना आ जा रहा है तुम्हारा 360 में 15 16.5। तो वही लगभग आ रहा है 20-21 के आसपास आ ही रहा है। 21 बोल रहे थे ना, 21.8। तो जेड 5 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 लेना पड़ेगा। 21.8 आ रहा है, 360/16.5 आ रहा है। 360/16.5 20 से तो ज़्यादा ही है और 25 से कम है, 25 से कम है, 20 से ज़्यादा है। तो आपने बोली था 21.8 आ रहा है, तो 21.8 आ रहा है, इसका मतलब आंसर 5 हो जाएगा, जेड इक्वल टू 5। ओके, समझ में आया? यस सर। वाला क्वेश्चन भी आएगा तो बना दोगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये समझ लो आप। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। अब इसके बाद एक और बात आ रहा है मुझे, एक लास्ट टर्म्स की बात करनी है। जैसे अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा, उसमें स्पेक्ट्रल लाइन बना रहे थे, तो उसी का कैलकुलेशन पे बात करना है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, इसी की कहानी दोहराने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन लेने जा रहे हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, number of different spectral line or in the sample of hydrogen atom, number of different spectral line in sample of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के सैंपल में कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन होंगे, क्लियर है? ये वाला कैलकुलेशन जानने जा रहे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें कौन सी बात करने जा रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन के नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर ना? तो ये मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कैसे पहचानेंगे। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होना चाहिए? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब ये होता है जिस लाइन का वेवलेंथ अलग अलग हो या एनर्जी अलग अलग हो, तभी ना डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का मीनिंग क्या होता है, इसको समझो। अगर मैं डिफरेंट की बात करूं तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट एनर्जी या फिर डिफरेंट वेवलेंथ। सेम एनर्जी वाला तो लाइन नहीं लेंगे ना, तो डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट एनर्जी वाला लाइन जो होगा वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ लेना चाहिए। अब आप बताइए, अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात समझिएगा, इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब होगा? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब हो गया डिफरेंट एनर्जी या फिर डिफरेंट वेवलेंथ। अब बात आती है सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब होगा, कोई बताएगा? सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब क्या होगा? सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है बहुत सारे हाइड्रोजन एटम, मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, मोर देन वन हाइड्रोजन एटम ना। सैंपल का मतलब क्या होता है? एक सैंपल ले रहे हैं आप, तो उसमें हाइड्रोजन के एटम बहुत सारे होंगे, ओके? तो मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को सैंपल बोलते हैं, मोर देन वन हाइड्रोजन एटम। और अगर मोर देन वन हाइड्रोजन एटम है
इसका मतलब क्या होगा, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी होगा। मोर देन वन हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होगा, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो सैंपल का मतलब ये होता है, पहले फिर समझो, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझो, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास 3 लाइन्स आ रहे हैं और तीनों लाइन की एनर्जी डिफरेंट है, तभी ना स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट कहेंगे। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं पे आता है, मान लो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मानेंगे हम? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन तभी मानेंगे जब उसकी एनर्जी अनइक्वल होगी, अलग अलग होगी। अगर तीनों स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी सेम होगी तो क्या वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन होगा या एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होगा? बताओ बताओ, अगर कोई डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेगा, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन मीन्स डिफरेंट एनर्जी या फिर डिफरेंट वेवलेंथ। इज इट क्लियर और नॉट? और सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होगा? सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होगा कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होगा मोर देन वन हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। Yes. अब मैं एक बात, छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 4th स्टेट पे है और उसको ग्राउंड पे आना है, तो कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन है, देखो, जैसे एक अभी एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन है जो सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ये 4th स्टेट पे है। किस पे है? 4th स्टेट पे है। n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द 4th स्टेट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 4th स्टेट इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहाँ है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4th स्टेट, इन 4th स्टेट इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मुझे बताओ कितने फर्स्ट पे पहुंचना है इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम? फर्स्ट पे पहुंचना है, कितना डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4th स्टेट इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ओके, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। बताएंगे आप? सोचेंगे आप? बताइए। सर 6। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू 6। कैसे? सर सर मैंने फॉर्मूला पहले क्लास के पहले पढ़ा था। याद कर लेते फॉर्मूला ऐसे ही? नहीं सर, समझा था सर, क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ के आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रियांशु, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आंसर 6 ही होगा, सही बताए हो आप। लेकिन तब भी मैं आपको भी सोचने के तरीके बताता हूँ, बाद में तो फॉर्मूला ले ही आएंगे। फॉर्मूला तो कहानी बात की है बेटा। मैं एक बात, छोटी सी बात कह रहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th स्टेट पे है और उसको ग्राउंड पे आना है, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा? तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा ये सोचेगा कि सर पहले मैं उसको 4 से 3 पे ले आऊँ, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, 3 से 2 पे ले आऊँ, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, एंड 2 से 1 पे ले आऊँ, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन। 3 स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट हो गया। अब अगर कोई फिर से 4 से 3 लाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब अगला बार क्या कर सकते हो आप? 4 से 2 डायरेक्ट ले आओ और फिर 2 से 1 ले आओ। तो 2 से 1 तो कॉमन लाइन हो गया ना। फिर 2 से 1 लाइन नहीं दिखाओगे आप, दिखाओगे क्या? 2 से 1 फिर दिखाओगे तो ये 2 से 1 तो ले चुके हो ना आप, तो 2 से 1 फिर लोगे क्या? 2 से 1 ले चुके हो ना, फिर लोगे क्या? नहीं लोगे ना। अब कहाँ जाओगे? तो सीधे सीधे 3 से 1 आ जाओ। मतलब पहले 4 से 3 आओ, लेकिन कॉमन लाइन ले चुके हो तो नहीं लोगे। 4 से 3 पहले आओ, लेकिन 4 से 3 तो ले चुके हो ना, तो 3 से 1 डायरेक्ट आ जाओ। ये एक डिफरेंट हो गया। और एक बार 4 से 1 डायरेक्ट आ जाओ, एक बार आप 4 से 1 डायरेक्ट आ जाओ, तो ये डिफरेंट है कि नहीं? और पॉसिबिलिटी होगा क्या? और पॉसिबिलिटी होगा क्या? बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो 3 और 3 No, 6 sir. लाइन्स होंगे ना, तो 6 डिफरेंट लाइन्स होंगे, 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स होगा। ये 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से समझो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th पे बैठा है तो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है, ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे कि सर अकेला है, तर ही गया तो फिर तो खत्म ही हो गई कहानी। हमने बोला सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ही को सोचो, आप ही की बात करें हम, आप 4th फ्लोर पे हो, ग्राउंड पे आना है, तो क्या करोगे? 4 से 1 जंप कर सकते हो, 4 से 1 जंप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो क्लियरली। 4 से 1 में डायरेक्ट आ गए, पहला एक लाइन हो गया। बच्चा क्या करेगा? 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 लाइन उधर हो गया, 3 और 1 4 हो गया। फिर 4 से 3 आएगा तो लाइन कॉमन हो गए, तो लेंगे नहीं। फिर सीधे 3 से 1 आ जाए, 4 से 3 आए लेकिन वो कॉमन लाइन के चक्कर में उसको लेना, और फिर सीधे 3 से 1 आ जाए, डिफरेंट है या नहीं? और फिर एक काम और करे, वो 4 से 2 आ जाए, 4 से डायरेक्टली 2 आ जाए, तो 4 से 2 कूद गया तो 2 से 1 आ जाए, तो फिर से वही हुआ ना। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगा, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगा। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपको 4 से ऐसे करना चाहिए। ठीक है सर, ये बताइए, अंशु सर की तबीयत शायद ठीक नहीं बोल रहे थे। हाँ हाँ हेलो, अंकित जी, हाँ अंकित जी बताएं। अंकित जी हेलो। हाँ देखो ठीक है, एक बार इसको देखो। अंकित जी, अंकित हेलो। यस सर। हाँ तो ये समझ में आया क्या? तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की कहानी कैसी होगी? तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4th स्टेट इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आएगा 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। कितना आएगा? 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा। ओके, समझ में आया क्या? क्लियर है? बोलो। यस सर। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई ऐसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन्स 5th पे है और उसको ग्राउंड पे आना है, तो कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा? तो क्या बोलोगे? 5th पे है और उसको ग्राउंड पे आना है, 5th पे है और ग्राउंड पे आना है, 5th पे है और ग्राउंड पे आना है। 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। 5th पे है, ग्राउंड पे आना है, ठीक है? 5th पे है, ग्राउंड पे आना है, तो कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन? फिफ्थ से 1 पे आना है, तो इसमें आपका जैसे यहाँ बोल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 5th स्टेट इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा? प्रियांशु फॉर्मूला नहीं लगाना बेटा, बिना फॉर्मूला का बताना है। ये नहीं कि अभी फॉर्मूला तो मैं भी जानता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 5th स्टेट, इन 5th स्टेट क्या इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितना आ रहा है? सर? 10 बिना फॉर्मूला के। इस बिना फॉर्मूला से 10 ही आएगा, क्योंकि 5 से 1 तक आने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 5 से फिर 3 आ जाए और 3 से 1 आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना। 5 से 2 आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 4 से 2 आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 4 से 1 आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और 5 से 1 आ जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है या नहीं बेटा? बोलो। 5 से 1 आ जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। इज इट क्लियर और नॉट? ये होगा। तो इधर 4 2 6 और 4 10 लाइन्स होंगे। कितने होंगे? 10 लाइन्स होंगे। ये तो तरीका हुआ जहाँ पे हम लॉजिकली बता रहे हैं। ये जो भी बता रहे हैं लॉजिकल बता रहे हैं, लॉजिक देख के बता रहे हैं कि कितने लाइन डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक लॉजिक है। लॉजिक है कि नहीं है? तो इसके लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप उस फॉर्मूला को लिखने के लिए नीचे पॉइंट करके लिखेंगे, उसके बाद ये लिखिएगा बेटा
उसके बाद लिख लीजिएगा आप इसको। तो यहाँ लिखिएगा, पहला पॉइंट होगा इफ इलेक्ट्रॉन इज एनी हायर स्टेट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी हायर स्टेट, if an electron is in any higher state, n equal to n, make a transition to ground state, then number of different spectral line, number of different spectral line in the sample of hydrogen atom is n into n minus 1 by 2. This is the formula. This is the formula, n into n minus 1 by 2. If an electron is in any higher state, n equal to n, make a transition to the ground state. The number of different spectral line in the sample of hydrogen atom is n into n minus 1 by 2. अब चेक कर लो फॉर्मूला, ये प्रूफ हो जाएगा। अगर फोर्थ पे था तो 4 into 4 minus 1 by 2 6 आएगा। फिफ्थ पे था 5 into 5 minus 1 by 2 10 लाइन्स आएंगे। इसको लिख लीजिए सबसे पहले। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट n पे है और वो ट्रांजिशन करके ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा वो कितना होगा, n into n minus 1 by 2। तो सही बच्चे इसको लिख लीजिए पहले, सही बच्चे आप लोग लिख लीजिए पहले, लिखिए पहले आप लोग, उसके बाद की बात करते हैं। तो डी सेक्शन अभी बनाने के कैपेबल हैं आप, ऐसे डी सेक्शन बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस रह जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, उसके लिए अगली थ्योरी आएगी तब जाकर आपका हो जाएगा, लेकिन तब भी आप बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन n into n minus 1 by 2। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये लिख लीजिए आप। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन एनी हायर स्टेट n equal to n, make a transition to the ground state, then number of different spectral line in the sample of hydrogen atom is n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2। लिख लो सब लोग, लिख लिए? यस सर। यस सर। चलिए अगला पॉइंट देखो। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे आता है तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल का फॉर्मूला बता देते हैं, फिर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखिएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन is in any higher state, any higher state, n equal to n2, make a transition to any other state n equal to n1, then number of different spectral line in the sample of hydrogen atom is
डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, और यहाँ पे जो डेल्टा एन होता है वो n2 माइनस n1 होता है। बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा। डेल्टा एन इक्वल टू डेल्टा एन इक्वल टू n2 माइनस n1, so delta n into delta n plus 1/2 is the number of different spectral line. Different spectral line in the sample of hydrogen atom is delta n into delta n plus 1/2. So delta n equal to n2 minus n1. Delta n equal to n2 minus n1. Is it clear? अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट n इक्वल टू n2 पे है, ये कहानी होती है बेटा। जैसे इसको प्रूफ करना है तुम्हें, प्रूफ कर देता हूं मैं। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन 4th पे है और उसको सेकंड पे आना है, कितने पे आना है? सेकंड पे आना है, तो उसमें कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th स्टेट पे है और उसको कहाँ आना है? सेकंड पे आना है, तो बताओ कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा? बताओ कितना डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th पे है तो बताओ कितना डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा जब वो 2 स्टेट पे आएगा? कितना आएगा बताओ? तो पहले क्या करोगे? 4 से 3 पे जाओ, फिर 3 से 2 पे जाओ, और फिर डायरेक्टली 4 से 2 पे चले जाओ। 3 ही लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 ही लाइन बनेगा। और इस फॉर्मूला में लगा लो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इज इन 4th स्टेट, इलेक्ट्रॉन इज इन 4th स्टेट, make a transition to second state, then number of different spectral line, the number of different spectral line in the sample of hydrogen atom, in the sample of hydrogen atom. तो डेल्टा एन निकाल लो पहले फॉर्मूला से, तो क्या आएगा? 4 माइनस 2, 2 आ गया। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा? 3। आंसर क्या होगा? 3। फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 3 आ रहा था, फॉर्मूला से भी ये आ रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट पे हो और दूसरे स्टेट पे जा रहा हो, फॉर्मूला लगे डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और इसके बारे में और भी बातें अभी है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की अभी थोड़ी बातें हुई है, अभी तो बातें बाकी है, और नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि इस पे कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी मैं लाऊंगा इसके साथ, तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा आपको। लेकिन पहले आप इतना देख लो, अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से किसी अदर स्टेट पे आता है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालेंगे? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। डेल्टा एन कितना होगा? n2 माइनस n1 होगा। डेल्टा एन कितना होगा? n2 माइनस n1 होगा, और डेल्टा एन निकाल कर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो भाई ये इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका। ओके, इलेक्ट्रॉन ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास इसके आगे कहानी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कहानी कहेंगे। होमवर्क आपको भेज दिया जाएगा, होमवर्क लिख के भेज दिया जाएगा, इसी के नीचे होमवर्क लिखा हुआ मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्लास आपको होमवर्क करके आना है, ठीक? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है? Yes, sir. ओके, Thank you.